अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमार तारक, आपका फिजिक्स टीचर। हम लोग चैप्टर नंबर 3 की एक लेक्चर सीरीज लेके चल रहे थे और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम अपना टॉपिक 3.12 और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बड़ा शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। इससे पहले हम लोग जब मोशन की बात करते थे तो हम मोशन को देख के दो बातें डिस्कस करते थे। पहली चीज थी हमारे पास चेंज इन पोजीशन, कि आपके पास कोई भी बॉडी मोशन में तब हो सकती है जब आप उसकी पोजीशन क्या हो रही है चेंज, और ये जो चेंज है ये विद रिस्पेक्ट टू कोई ऑब्जर्वर हो या उसकी सराउंडिंग हो, जो ऑब्जर्वर या सराउंडिंग देखकर ये डिसाइड करें कि यस दिस बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो हम कहते थे कि वो क्या है, मोशन में। अब ये जो मोशन था हमारे पास ये मुख्तलिफ तरह से था। लेट्स सपोज हमारे पास एक मोशन था जो स्ट्रेट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था। हमारे पास कोई बॉडी थी जो स्ट्रेट वाई एक्सिस में अपवर्ड मूव कर रही थी, कोई एक बॉडी थी जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही थी और कोई एक बॉडी थी जो नेगेटिव वाई एक्सिस में मूव कर रही थी। ये तमाम तर मोशन जो था ये था बेटा हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन, और इसी मोशन को हम कहते थे लीनियर मोशन। और लास्ट आर्टिकल डिस्कस करते हुए मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास जब वन डायमेंशनल लीनियर मोशन एग्जिस्ट करता हो तो जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो इसके ऊपर वैलिड होती हैं। इसके अलावा किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो जिस शेप में हम लोगों ने पढ़ी हुई है, स्टडी की हुई है, वो उस शेप में किसी और मोशन पर एग्जिस्ट अप्लाई नहीं हो सकती। तो ये तो वन डायमेंशनल लीनियर मोशन था। अगर मैं कोई ऐसे मोशन की एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज मेरे पास एक फुटबॉल था जो एट द सेम टाइम अपवर्ड भी जा रहा था और आगे ग्राउंड की तरफ भी मूव कर रहा था, और वो इस तरह के ग्राउंड के ऊपर एक पैराबोलिक पाथ बनाता हुआ मूव किया। तो अगर इसके मोशन को ऑब्जर्व किया जाए तो एट द सेम टाइम ये बॉडी अपवर्ड भी जा रही थी और फॉरवर्ड भी जा रही थी, अपवर्ड भी जा रही थी और फॉरवर्ड भी जा रही थी। फिर ये डाउनवर्ड आना शुरू हुई, फॉरवर्ड डाउनवर्ड फॉरवर्ड। या अगर मैं किसी हाइट से किसी बॉल को नीचे फेंकूं ग्राउंड की तरफ, तो यहां पर भी आप देखेंगे बॉडी क्या है बेटा, फॉरवर्ड भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, फॉरवर्ड भी मूव कर रही है, नीचे भी मूव कर रही है। तो एट द सेम टाइम इस कर्व पाथ के अंदर मेरे पास जो मोशन है वो वन डायमेंशन में नहीं है, बल्कि बॉडी एक से ज्यादा डायमेंशन में मूव कर रही है। तो अब हम वन डायमेंशनल मोशन से निकलकर इस टू डायमेंशनल मोशन की तरफ आएंगे। तो हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कि आपके पास कोई बॉडी एक ही वक्त में एक से ज्यादा डायमेंशंस में मूव करे, डायरेक्शंस में मूव करे, एक से ज्यादा। जैसे इस केस में हमने देखा फॉरवर्ड अपवर्ड, फॉरवर्ड डाउनवर्ड। तो इस तरह का मोशन अगर कांस्टेंट ग्रेविटी, यानी कि वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रहे कांस्टेंट, तो इस तरह के मोशन को आप क्या कह सकते हैं, ये मोशन है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल देखें तो फुटबॉल की एग्जांपल मैंने आपको दी कि आप फुटबॉल को किक करें, वो जो ग्राउंड के ऊपर पैराबोलिक पाथ कवर कर जाता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। हमारे पास जो और मोशन जितनी भी टू डायमेंशनल मोशंस हैं, जैसे आप कोई पतंग काट रहे हैं तो पतंग जब कट जाए तो वो क्या करता है बेटा, फॉरवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता रहता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। देन हमारे पास कोई चीज आप किसी हाइट से रैपर नीचे फेंके, बॉल नीचे फेंके, कोई चीज, ये सारे मोशंस क्या हैं, टू डायमेंशनल मोशंस। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम नजर आ रही है बेटा, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक इस तरह की कर्व बनती हुई जा रही है, और एक रेड बॉल को देखें जो क्या करती है बेटा, ग्राउंड से मूव करती है और वापस फिर ग्राउंड की तरफ जाके लैंड कर जाती है। तो ये जो मोशन है ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल मोशन, सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन है। और आपको साथ नजर आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, तो उसने A इज इक्वल टू G लिखा हुआ है, व्हिच मींस दैट कि ये जो मोशन है ये कांस्टेंट ग्रेविटी के तौर पर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन थी। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर बेटा मैं यहां पर एक ग्राफ बना देता हूं। ग्राफ का मतलब है कि एक एक्सिस लेता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस। दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, और मैं किसी हाइट h से यहां से किसी बॉडी को एक इनिशियल वेलोसिटी देता हूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बेटा गौर से समझिएगा चीज को, यहां पर जो मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की दैट इज vi, और ये मैंने x डायरेक्शन में दी, विच मींस दैट कि इस पोजीशन पर जो vi था वो था 0। क्यों 0 था, क्योंकि इनिशियली मैंने बॉडी को डाउनवर्ड नहीं फेंका बल्कि फॉरवर्ड फेंका। तो जब मैंने फॉरवर्ड फेंका तो मैंने देखा कि ये बॉडी थोड़ी सी आगे गई और फिर एक कर्व बनाती हुई ये नीचे ग्राउंड की तरफ आके ग्राउंड पर लैंड कर गई।
अब समझने वाली बात यह है कि जब मैंने इस बॉडी को किसी वेलोसिटी VIX से फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करने के बाद जितनी वेलोसिटी से मैंने उसको फेंक दिया, फेंकने के बाद मैं उस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता था, विच मीन्स दैट कि जो VIX है इनिशियली जितनी आपने प्रोवाइड कर दी ये पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप VIY को देखें तो ये इनिशियली 0 था, लेकिन बॉडी अब डाउनवर्ड क्या होना शुरू हो गई बेटा, अट्रैक्ट होना शुरू हो गई ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि स्टार्ट में आपके पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था AY, जो Y एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन है वो है G। स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी थी 0, अब इस G की वजह से ये वेलोसिटी आस्ता आस्ता चेंज हुई, तो आपको यहां पर ये डाउनवर्ड एक्सिस में मैंने एरो लगाता हुआ दिखाई दे रहा हूं, ये एरो से बेटा VIY कंपोनेंट कि ग्रेजुअली इसका Y कंपोनेंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हम इंटरेस्टेड हैं पहले केस में कि हम देखेंगे इस बॉडी ने X एक्सिस के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिमिलरली Y एक्सिस के डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो उसके लिए कैलकुलेशंस करते हैं। पहली चीज क्या याद रखेंगे, हम इंटरेस्टेड किसमें है, इस बॉडी के डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने में कि इसने अलोंग X एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सिमिलरली इस बॉडी ने अलोंग Y एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये हमारा पहला इंटरेस्ट है इसके हवाले से। तो मैं अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है उन्हीं को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। सिमिलरली ये इक्वेशन इधर भी लिख लें, S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चे, हम लोग X एक्सिस के अलॉन्ग वो निकालना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन पूरी को X एक्सिस के पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? S इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस X एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा उसको मैं X कह सकता हूं, दैट इज X, which is equal to VI, तो VIX velocity along X axis into T plus 1/2 acceleration along X axis into T square। सिमिलरली यहां पर भी S अब Y एक्सिस के अलॉन्ग आया तो दिस इज Y, दिस वन विल बी VIYT प्लस 1/2 AYT स्क्वायर। यहां तक होपफुली आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो जरा, मैंने कहा कि VIX जो है ये थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, विच मींस दैट कि एक्सेलरेशन अलोंग X एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0, इसलिए क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये इक्वेशन बन जाएगी X इज इक्वल टू VIXT प्लस 1/2 AX की जगह मैं अगर 0 पुट करूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरे पास X का जो डिस्टेंस बचा वो सिर्फ कितना बचा, VIX इंटू T, या बुक ने इसको डायरेक्टली लिखा होगा X इज इक्वल टू VXT, विच मीन्स दैट के VIX इनिशियल X एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी थी वो VX के बराबर ही थी। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में आए तो हमने कहा कि इनिशियली आपने VY को 0 पुट किया हुआ है, यानी कि स्टार्ट में आपने जो वेलोसिटी दी वो अलॉन्ग X डायरेक्शन दी, Y डायरेक्शन में नहीं दी, तो ये बन जाएगा Y इज इक्वल टू VIY 0 था तो ये पूरी टर्म 0, ये बचेगा 1/2 AY, AY ग्रेविटी के बराबर है तो ये बनेगा 1/2 GT का स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन जो हमने फाइंड आउट की, लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या आई बेटा, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आई डिस्टेंस इक्वेशंस कि हमने X एक्सिस के अलॉन्ग कितना फासला ट्रेवल किया और Y एक्सिस के अलॉन्ग कितना फासला ट्रेवल किया। अब ये जो पाथ इस बॉडी में कवर करके आई, इस पाथ को कहते हैं बेटा ट्रेजेक्टरी। तो याद रखेंगे, पाथ फॉलोड बाय a projectile body is called trajectory। इस पाथ को क्या कहा जाता है बच्चे, इसको कहते हैं आप ट्रेजेक्टरी। ये बात याद रखनी है। सेकंड बात आपने याद रखनी है कि जो ये कर्व बना रहा है, दिस कर्व इज पैराबोलिक, कर्व इज पैराबोलिक। ये दो बातें आपने इस केस में याद रखनी। अब जब हम इसकी डिस्टेंसेस निकाल चुके हैं तो डिस्टेंस के बाद हमारा सेकंड इंटरेस्ट जो है
वो है वेलोसिटी के एतबार से कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये बात कहें कि हमने जैसे दो एग्जांपल डिस्कस की थी कि किसी हाइट बॉडी को हाइट से नीचे फेंके, दूसरी की फुटबॉल ग्राउंड से आपने हिट किया और वापस ग्राउंड पर पड़ा, तो हम फुटबॉल वाले एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सपोज आप इस डायग्राम को देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। आपने किसी फुटबॉल को इस ग्राउंड से हिट किया जो एक कर्व बनाता हुआ वापस ग्राउंड पर आकर पहुंचा, तो ये जो एक शेप बनी है उसने किया प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहां पर जब आपने किसी फुटबॉल को किक किया होगा तो डेफिनेटली कोई इनिशियल वेलोसिटी दी होगी। लेट्स सपोज दिस v बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट बॉल। तो बेटा लेट दिस v बी द इनिशियल वेलोसिटी जिसके साथ आपने फुटबॉल को थ्रो किया। अब इस वेलोसिटी को हमें सबसे पहले कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, which means that कि हमारे पास this component should be vix क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, and this component should be viy। तो वेरी क्लियरली आपको पता है कि आपके पास कोई भी वेलोसिटी का x, कोई भी वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो किसके बराबर होता है। तो लेट्स सपोज vix must be equal to vi cos of theta and viy must be equal to vi sin of theta। ये हम वेक्टर के कंपोनेंट्स वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ये चीजें कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो, हमने कहा था कि बॉडी की जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस ये पूरे मोशन में रहेगी कांस्टेंट, तो vix तो कांस्टेंट रहेगी। इनिशियली जब ये ग्राउंड पर पड़ा हुआ था तो स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में viy था 0 क्योंकि बॉडी ग्राउंड पर थी, बॉडी ने कोई हाइट ट्रेवल नहीं की। जब आपने उसको किक किया तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता क्या करती गई बेटा, हाइट की तरफ वेलोसिटी गेन करती गई। सिमिलरली इधर भी हाइट की तरफ वेलोसिटी भी गेन हुई, एक्स एक्सिस पर सेम रही। लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंची तो हमने सिर्फ इसका एक्स कंपोनेंट देखा, वहां पे वाई कंपोनेंट नहीं देखा। फिर उस मैक्सिमम हाइट के बाद ये वापस डाउनवर्ड आना शुरू हो गई, तो अब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड बनना शुरू हो गई। अभी तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर मैंने वाई कंपोनेंट का वेक्टर नहीं बनाया, इसकी क्या रीजन है? आपको पता है बेटा, जब कोई भी बॉडी वन डायमेंशन में मूव करती थी तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 होती थी, तब ही बॉडी वापस डाउनवर्ड मूव करना शुरू करती थी। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 ना हो तो बॉडी ने भी और ऊपर जाना था। तो यहां पर जो हाइट का ताल्लुक है वो y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी से है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हुए दिस हाइट विल बी द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए बॉडी की वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होना चाहिए, तो वही हमने कर दिया, बॉडी की वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 कर दिया। हम इंटरेस्टेड हैं कि हम इसका फाइनल vix और viy तो है हमारे पास, फाइनल कंपोनेंट क्या है, vf ऑफ y क्या है, vf ऑफ x क्या है, और अगर फाइनल कंपोनेंट में मिल जाता है तो हम उससे मिला के टोटल वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो, आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी हुई है, बल्कि इसका फिर दोबारा दो साइड के लिए कर दो, अलोंग एक्स एक्सिस कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको लिख दो जी फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और आसानी रहेगी हमें सॉल्व करने में। आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है Vf is equal to Vi plus At। अब देखो, अगर मैं इस बॉडी की वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग देखा तो मैं इसको लिख सकता हूं Vf of x is equal to Vi of x plus Ax into t। सिमिलरली यहां पर भी यही इक्वेशन आएगी Vi plus At, और उसको y में चेंज कर देंगे, Vf of y is equal to Vi of y plus Ay of t। A of x must be equal to 0 because velocity along x-axis is constant, which means that Vf of x is equal to Vi of x। तो यही बात कही थी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या रहेगी, सेम रहेगी, जितनी वेलोसिटी इनिशियल एक्स एक्सिस के अलोंग उतनी फाइनल है, तो Vf of x is equal to Vi of x, that's it। सिमिलरली इस केस में देखो, ये हो जाएगा बेटा V f of y is equal to Vi of y किसके बराबर था, Vi sin थीटा, Vi sin थीटा प्लस Ay किसके बराबर था। तो हमने कहा था कि एक्सेलरेशन यहां पे ग्रेविटी की वजह से, तो इनिशियली देखो बॉडी जा रही है अपवर्ड, बॉडी अपवर्ड जाएगी तो ग्रेविटी के साइन को माइनस के साथ लेंगे,
तो मैं इसको लिख दूंगा माइनस ए वाई को जी लिख दूंगा और इंटू टी माइनस जी टी। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाई एक्सिस। अब देखो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी गिवन है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी गिवन है, तो अगर आपको वेक्टर बनाना हो, वेक्टर की मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, v f ऑफ x का स्क्वायर प्लस v f ऑफ y का स्क्वायर। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर के थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो आप इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए क्या निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। याद रखेंगे ये फार्मूला हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन के लिए फाइंड किया था, ये हमें चैप्टर नंबर 2 में हम इसको डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं। अच्छा, अब ये तो हमारे पास इस तरह का मोशन था, ये भी पैराबोलिक कर्व है, इसके पास भी ट्रैजेक्टरी कहेंगे, लेकिन इसमें और इसमें एक फर्क था कि इसमें इनिशियल वेलोसिटी वी आई वाई थी, ये अब बढ़ गया ग्राउंड के ऊपर थी, लेकिन जो ही मूव किया उसकी वेलोसिटी वी आई वाई होना स्टार्ट होगी। और यहां पर भी आपके पास क्या होना शुरू हो गया बेटा, यहां पे इनिशियली वी आई वाई जीरो था, बॉडी फॉरवर्ड गई और फिर नीचे। अगर मैं इस केस में डायरेक्शन या मेरे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन या मेरे पास डायमेंशन ऑफ मोशन या आप कह सकते हैं कि पाथ ऑफ मोशन इस तरह का हो, तो मैं वी एफ ऑफ वाई अगर निकालना चाहूं तो वो कैसे निकलेगा, वो देखें। यहां से इक्वेशन देख लो, वी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वी आई ऑफ वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब गौर से देखो, वी एफ ऑफ वाई, वी एफ ऑफ वाई निकालना है, वी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, वी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वी आई या वाई स्टार्ट में था जीरो तो जीरो, ये हो जाएगा ए वाई। अब देखो यहां पे टुवर्ड ग्रेविटी मूव का सही हो जाएगा जी टी। तो ये आप ये भी याद रखेंगे। हमारे पास डायग्राम के एतबार से, केस के एतबार से हम चीजों को सॉल्व करेंगे तो इसमें ये फॉर्मूला बनेगा। अगर इसका वाउड है कि जी मुझे वेक्टर सम करके दिखाओ वेलोसिटीज का, तो देखो ये आपके पास था x कंपोनेंट, ये आपके पास था y कंपोनेंट, यानी कि ये vx है और ये क्या है vy है। वेक्टर एडिशन क्या कहती है, हेड टू टेल रूल। तो फर्स्ट वेक्टर एज दिस vx है, इट इज, सेकंड को उठाएं इसकी हेड पे रख दें, दिस इज vy एंड दिस शुड बी इक्वल टू विल v, रिजल्टेंट इसका क्या आ जाएगा v। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के डिस्टेंस और वेलोसिटीज तक की बात यहां तक हमने डिस्कस कर। तो बट अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे हाइट की बात। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्राउंड से लेकर जो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल वाली बॉडी ने कवर की वो करनी पड़ेगी कैलकुलेट। इससे पहले यहां पर हम एक डिस्कस कर लेते हैं इसके वेलोसिटी का एक फैक्टर जो हाइट से रिलेटेड है। अब देखो वेलोसिटी, हमने कहा कि वेलोसिटी का जो हमने फॉर्मूला निकाला वो था वी एफ ऑफ एक्स प्लस वी एफ ऑफ वाई। इस केस में जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो वी वाई कंपोनेंट क्या होता है बेटा, जीरो, विच मीन्स दैट कि मैक्सिमम हाइट पर आपके पास जो, सॉरी इसका स्क्वायर भी साथ रहता है, मैक्सिमम हाइट पर जो आपके पास वेलोसिटी बचती है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाली वेलोसिटी बचती है। और डायग्राम से ही मैंने ये बात आपको शो की भी। आप इस वेलोसिटी को कह सकते हैं ये है मिनिमम वेलोसिटी, यानी कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी मिनिमम। रीजन इज दैट कि हमारे पास मैक्सिमम हाइट पर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहता है, जीरो रहता है। सिमिलरली जब एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग देखें, दोनों कंपोनेंट्स गिवन है, तो यहां पर वेलोसिटी का फैक्टर क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग रहेगी और मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ हाइट, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी में क्या रह जाना है जी, मिनिमम रह जाना है। अब हम इंटरेस्टेड है इस हाइट को कैलकुलेट करने में, और याद रखेंगे जो हाइट का फैक्टर है ये y एक्सिस से क्या है, रिलेट कर रहा है, क्योंकि हाइट हमेशा y एक्सिस की तरफ ही कवर की जाती है। तो मैं अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, थर्ड इक्वेशन मोशन 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो देखें 2 एज इट इज, a एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन आप जा रहे हैं अपवर्ड तो a हो जाएगा बेटा माइनस g और s जो है वो हो जाएगी हाइट, दैट विल बी इक्वल टू vf ऑफ y का स्क्वायर माइनस vi ऑफ y का स्क्वायर। क्योंकि बॉडी हाइट कवर करे तो हाइट का फैक्टर क्या होता है, किससे रिलेट करता है, y एक्सिस से। सारी इक्वेशन को y एक्सिस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये बन जाएगा माइनस 2gh इज इक्वल टू vf ऑफ y, मैक्सिमम हाइट पर जाकर vf ऑफ y ने जीरो हो जाना, तो ये बचेगा माइनस vi y का स्क्वायर।
माइनस से माइनस कैंसिल, 2gh इज इक्वल टू वी आई वाई का स्क्वायर है तो वी आई वाई दैट इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा वी आई साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। 2gh is equal to this will be equal to vi square sin square theta। h आपने निकालना है तो h is equal to vi square sin square theta divided by 2g। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकल आएगी कि हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब बॉडी इस ओरिजिन से मूव हुई और वापस आके लैंड की, तो ये जो एक फ्लाइट इसने की, जो पैराबोलिक पाथ इसने ट्रेवल किया, इस पूरे में इसने टाइम कितना लिया, तो आप हेडिंग देंगे बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक बात और याद रखें कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम का ताल्लुक भी इसका इस बात से है कि ये कितनी देर हवा में रही तभी फ्लाइट होगी। तो कितनी देर ये हवा में रही इसका ताल्लुक भी वाई एक्सिस से है, तो हम इसके लिए भी वाई एक्सिस की इक्वेशन को यूज करेंगे। तो आप इक्वेशन यूज करें, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन मोशन यूज करें, s को रिप्लेस कर दें y से, y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इनिशियली देखें y है 0, जब बॉडी ने जहां से आप लैंड कर प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे हैं बॉडी को, वो पॉइंट क्या है, वहां पे बॉडी है 0 में, y क्या है 0। तो जब वहां पर y है 0, तो देखो इसको मैं लिख दूंगा 0 इज इक्वल टू वी आई वाई टी। अब बॉडी जा रही है अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो a को आप माइनस जी लिखेंगे, ए वाई को क्या लिखेंगे माइनस जी, क्योंकि अपवर्ड जा रही है। तो ये बन जाएगा प्लस की जगह आ जाएगा माइनस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। इक्वेशन को दूसरी तरफ ले जाएं, दिस विल गिव्स अस वी आई वाई टी इज इक्वल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर। सॉरी, इस ए वाई की जगह आप यहां पर भी जी ही लिख दें, टी से एक टी कैंसिल, वी आई वाई इज इक्वल टू 1/2 जी टी। वी आई वाई के क्या लिखेंगे, वी आई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 जी टी। ये बन जाएगा आपके पास टाइम इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, अब एक चीज जरा समझे, मैंने 2 को इक्वेशन के बाहर लिखा और फिर ये किया, ऐसा लिखने का क्या पर्पस हुआ, हालांकि मैथमेटिकली कोई गलत बात नहीं है, इसलिए लिखा कि ये मोशन मेरे पास 2 पार्ट्स में है, पहले बॉडी अपवर्ड जा रही है फिर डाउनवर्ड आ रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बॉडी सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम लेगी, तो आप इसका हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे तो टूट जाएगा। और अगर पूरा टाइम पूछा जाए तो क्या कर देंगे, पूरी बात लिखेंगे। और अगर सिर्फ मैक्सिमम हाइट का पूछा जाए तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो सिर्फ कितना लगेगा बेटा, वी आई साइन थीटा बाई जी। 2 उसमें से हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। यहां तक हमने कर ली इसकी टाइम की कैलकुलेशन। अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो स्टार्ट करेंगे बेटा रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए। तो पहले रेंज को समझेंगे, रेंज क्या है। रेंज है बेटा कि बॉडी ने एक्स एक्सिस के अलोंग टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया, विच मीन्स दैट कि वो कितनी दूर तक जा सकती है, उसकी रेंज कितनी है, कितना वो दूर ट्रेवल कर सकती है। तो इसका ताल्लुक क्या होगा, एक्स एक्सिस से होगा कि बॉडी हॉरिजॉन्टली कितना दूर तक मूव कर सकती है। तो आपने डिस्टेंस इक्वेशन पढ़ी हुई है, वी एस इज इक्वल टू वी टी। एस को आप आर से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप वी ऑफ एक्स इंटू टी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जितनी बॉडी कवर करेगी पाथ को, वो रेंज होगी। तो रेंज विल बी इक्वल टू, इसको आप लिख दें वी आई एक्स इंटू टी। रेंज इज इक्वल टू वी आई एक्स क्या होगा बेटा, वी आई कॉस थीटा। टाइम का भी निकाला, क्या निकाला, 2 वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये बनेगा 2 वी आई स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। इक्वेशन को मजीद रीअरेंज करूं तो r विल बी इक्वल टू, ये बन जाएगा वी आई स्क्वायर बाई जी को अलग कर दे, इस फैक्टर को अलग कर दे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर हम मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखें तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन 2 थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी जगह हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं,
रेंज विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे, रेंज आ जाएगी। अब समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम रेंज फाइंड करके बताएं। क्या फाइंड करके बताएं? मैक्सिमम रेंज। तो अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो आप देंगे उसमें कांस्टेंट रहना है, जी भी कांस्टेंट है, विच मींस दैट ये थीटा है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 आ जाए तो आपके पास जो रेंज है वो मैक्सिमम हो सकती है। तो साइन थीटा की वैल्यू को आपने करना है मैक्सिमम के बराबर। तो देखो हम क्या करें कि मैक्सिमम तब हो सकता है व्हेन sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाए। sin 2 थीटा का आंसर आपके पास किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर आ जाए तो आप कहेंगे कि आपके पास जो रेंज है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो सॉल्व करें इसको। यहां से आप कह सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है बेटा 90 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, विच मींस दैट अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो तो रेंज विल बी मैक्सिमम। पुट करके देखें, रेंज r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा की जगह लिखें 45 डिग्री डिवाइडेड बाई जी, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90। तो साइन 90 किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर। तो ये बचेगा वी आई स्क्वायर बाई जी, और इस वी आई स्क्वायर बाई जी को आप क्या कहेंगे? दिस विल बी द मैक्सिमम रेंज। इसमें एक और कंसेप्ट भी यूज होता है, वो ये कि अगर आप 45 डिग्रीज के एंगल में, एंगल आपके पास है 45 डिग्री, उसमें सेम अमाउंट ऑफ एंगल को ऐड भी करें और उसमें सेम अमाउंट ऑफ एंगल को सब्ट्रैक्ट भी करें। लेट्स सपोज मैंने 15 को ऐड भी किया, 15 को सब्ट्रैक्ट भी किया, इन दोनों एंगल्स के ऊपर जो मुझे अब रेंजेस मिलेंगी, अलग अलग रेंज मिलेगी। देखो इसमें 45 प्लस 15 एंगल बनेगा 55, सॉरी एंगल बनेगा 60, और इसमें क्या एंगल बनेगा? इसमें एंगल बनेगा 30। तो मेरे पास इन दोनों केसेस में जो रिजल्ट्स आएंगे रेंज के वो बराबर आएंगे। तो ये बुक पे लास्ट पैराग्राफ में लिखी हुई है कि अगर आप 45 डिग्री से सेम एंगल में एंगल को ऐड भी करें, उसी सेम एंगल को सब्ट्रैक्ट भी करें, तो आपके पास उन दोनों डिफरेंट एंगल्स की जो रेंज होंगी वो क्या होंगी? बराबर होंगी। इसके लिए आपने एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक एंगल है 60 डिग्री और एंगल नंबर 2 है आपके पास 30 डिग्री। अब देखो इन दोनों के अगर मैं एंगल्स को सम करूं तो मेरे पास आंसर आता है 90 डिग्री। अगर मेरे पास एंगल का आंसर जो है सम वो 90 डिग्री के बराबर आता है, किसी भी दो एंगल के सम का जो सम है वो अगर 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो उन दोनों एंगल्स की जो रेंज है वो क्या रहेंगी? बराबर रहेगी। यहां तक हमारे पास क्या था बेटा? रेंज के हवाले से डिस्कशन थी, हमारे पास रेंज क्या होती है। फिर हमारे पास इसकी जो है एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से क्या है? पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने देख लिया कि 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट ग्रेविटी। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड मिसाइल है कि आप जब उसको एक दफा फायर कर जाएं तो उसके बाद आप ना तो उसको गाइड कर सकते हैं ना ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये अनगाइडेड और अनकंट्रोल या अनपावर्ड होने की वजह से ये शॉर्ट रेंज मिसाइल होता है। अगर आप किसी 2 डायमेंशनल मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा आपके पास ड्रोन है, ड्रोन को आप मूव करवा सकते हैं अपनी मर्जी से, तो वो लॉन्ग रेंज भी जा सकता है, तो ये शॉर्ट रेंज होता है। इसी तरह से जो ये पाथ ट्रेवल करता है उसको भी क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी कहते हैं, क्योंकि ये पैराबोलिक कर्व परफॉर्म कर रहा होता है, कर्व इसकी पैराबोला होती है, और जो पाथ ट्रेवल करता है वो ट्रेजेक्टरी है क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसकी एग्जाम्पल है, और ये एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां तक अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई इश्यूज हो, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो, आप वीडियो को भी रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप पोर्टल के थ्रू मुझसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।